इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के F-15EX प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि क्या अमेरिका अपने F-15EX प्रोग्राम को कैंसिल करने की तैयारी कर चुका है, क्यों अमेरिका में इस समय F-15EX को लेकर के जो आलोचनाओं का दौर है वो शुरू हो चुका है, और ये आलोचनाएं F-15EX के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। और हम ये भी जानेंगे कि क्या इन आलोचनाओं का जो प्रभाव है वो भारत के MMRCA 2 पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये जहाज़ भारत के MMRCA 2 टेंडर में एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। तो इन्हीं सारे विषयों का विश्लेषण करेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि F-15 ईगल जो है एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कई वर्षों से लगातार इसने अपने महत्व को साबित भी किया है। ये 1970 के समय में डिज़ाइन किए गए एयरक्राफ्ट हैं, और इनको बनाया इसलिए गया था ताकि जो एयर टू एयर सुपियोरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, और जो एनिमी के खासकर रशियन एयरफोर्स को ध्यान में रख कर के ये बनाए गए थे। शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका जो मुख्य इस्तेमाल था एज अ एयर सुपियोरिटी फाइटर किया जाना था, लेकिन बाद में अमेरिका को ये महसूस हुआ कि एक इतने बड़े जहाज़ से सिर्फ एयर सुपियोरिटी मिशंस को एग्जीक्यूट किया जाना उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्यों ना इसको एयर टू ग्राउंड रोल में भी इस्तेमाल किया जाए। और बाद में इस 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में अपग्रेड का कार्यक्रम शुरू होता है, और इसका एक नया वेरिएंट सामने आता है 1980 के दशक में, जिसको हम F-15E स्ट्राइक ईगल के नाम से जानते हैं। हालांकि आपको हम बताएं कि ओरिजिनली जो स्ट्राइक ईगल है वो जो 2000 का दशक था उसमें पूर्ण रूप से विकसित हुए थे, लेकिन इसकी शुरुआत 1980 के दशक में ही शुरू कर दी गई थी, और माना जा रहा था कि इनके आने के बाद अमेरिका के जो ये जहाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीथल बन जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटी थी अब पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी थी। ना सिर्फ ये अच्छे एयर टू एयर डॉग फाइटर थे, बल्कि इन्होंने ग्राउंड टारगेट्स को भी काफ़ी अच्छे से न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, और अभी तक अमेरिका इन दोनों वेरिएंट्स को इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाद में आपको पता ही है कि अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को काफ़ी महत्व देने लगा, और F-22 रैप्टर के बाद जब F-35 लाइटनिंग 2 प्रोजेक्ट आया तो ये माना जाने लगा 2000 के दशक में कि अब शायद अमेरिका कभी भी 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो ऑर्डर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का था वो अमेरिका के द्वारा दिए गए थे। लेकिन आपको हमने बताया पहले भी कि F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम अमेरिका के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा सुगम और बहुत ज़्यादा सुविधा वाला नहीं बना है, क्योंकि उसमें जो कमियां हैं उसको अमेरिका दूर नहीं कर पाया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि F-35 लाइटनिंग 2 को ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और इसी को लेकर के वर्ष 2020 में अमेरिकी वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि आप हर मिशन के लिए F-35 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। ऊपर से उसमें कुछ टेक्निकल कमियां थी जिनको दूर करने की कोशिश आज भी शुरू की गई, लेकिन बाद में अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एडवांस 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाए, जो कि छुटपुट जो मिशंस हैं उनको आसानी से एग्जीक्यूट कर सके और हर प्रकार के रोल में उनका इस्तेमाल भी किया जा सके। और यहीं से जन्म होता है F-15EX प्रोग्राम का। शुरुआत में F-15 का जो ये प्रोग्राम था इसको काफ़ी खुफिया रखा गया, और इसको तब तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया जब तक कि ये बन के तैयार नहीं हुआ। दुनिया को इसके बारे में तब पता चला जब ये लगभग अपने रोल आउट के लिए तैयार थे, या हम ये कह लें कि अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार थे। बोइंग की बात माने तो अमेरिकी एयरफोर्स इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, और उन्हीं के कहने पर इस प्रोग्राम में अपग्रेड्स किए गए, और फरवरी 2021 में इसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया गया। और उसी वर्ष मार्च में पहला जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग ने यूएस एयरफोर्स को डिलीवर किया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक यूएस डिफेंस मैगजीन के अनुसार तकरीबन इसको इस्तेमाल करने के बाद यूएस एयरफोर्स को ये पता चला कि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको सही से बोइंग दूर नहीं कर सकी है, या हम ये कह लें कि जो यूएस एयरफोर्स का इसको लेकर के रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उस पर ये एयरक्राफ्ट कभी भी खरा नहीं उतर पाया। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और F-35 से तुलना करने पर इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम थी। इसीलिए ये माना जा रहा था शुरुआत में कि 144 की संख्या में F-15EX को यूएस एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छी नहीं है, और
यूएस के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जो हाल 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का हुआ है उसने कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बार फिर से इस बारे में विचार करने के लिए मजबूर किया है कि क्या वाकई उनको इतना बड़ा पैसा 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में खरीदना व्यय करना चाहिए। इस पे अमेरिका के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, उनके अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस प्रोग्राम में पैसा को लगाना मतलब पैसे को व्यर्थ करना है। इसके जगह अमेरिका एडिशनल F-35 पर जाए क्योंकि उनकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो आसानी से रेडार की पकड़ में नहीं आएंगे, जिसका मतलब ये है कि उनके सर्वाइवल के चांसेस F-15EX की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। हालांकि अगर F-15EX की बात की जाए तो इसको बहुत मेजर अपग्रेड्स मिले हैं पुराने ईगल्स की तुलना में, जैसे कि इसमें फ्लैट पैनल ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया गया है, एक नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इस्तेमाल करी गई है। इसके अलावा इसमें जो इंटरनल विंग स्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिवाइज किया गया है। खास बात यहाँ पर यह है कि सबसे एडवांस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल इस जहाज़ में किया गया है और इसमें AN/APG 82 ऐसा रेडार का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो मिशन कंप्यूटर है उसको भी पूरी तरीके से चेंज किया गया है और एक अत्याधुनिक एडवांस मिशन कंप्यूटर इसमें इंस्टॉल किया गया है। इसमें एक लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, वहीं इसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि इसमें ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइबिलिटी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। इसमें एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी शामिल किया गया है जो कि इसमें कुछ मेजर अपग्रेड्स का हिस्सा है। लेकिन इन अपग्रेड्स के बाद भी अभी F-15EX यूएस एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश करने में सक्षम नहीं है और माना जा रहा है कि F-15EX का निर्माण जिस प्रकार से किया गया है इनकी सर्विस लाइफ तकरीबन 20,000 घंटों के आसपास मानी जाती है। लेकिन फिर भी अमेरिकन एयरफोर्स अभी इनसे उतनी ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या F-15EX प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है? तो इसको लेकर के यूएस एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के उन्होंने कहा कि आज के जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे ये बचना काफ़ी मुश्किल है और ये जहाज़ आसानी से उनके टारगेट में आ सकता है। और ये चीज़ हमने यूक्रेन और रशिया युद्ध में देखी भी है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कितने आसानी से 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का शिकार किया। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि ये जो पैसा F-15EX में लगाया जा रहा है वो F-35 प्रोग्राम में लगाया जाए। हालांकि F-15EX की स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी इंसेन है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को एक साथ कैरी कर सकता है और ये काफ़ी बड़ी बात है और इसके कारण ही इसको सबसे घातक भी माना जा रहा था। लेकिन यूएस के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका को सीधे तौर पर अब F-35 पर फोकस करना चाहिए और अगर अमेरिका को कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ही चाहिए तो एक नया एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाए जो कि एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स से बनाए जाएं और उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि उनका रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो। तो यहाँ पर अब सवाल दूसरा कि क्या इसका प्रभाव MMRCA पर पड़ेगा? तो दोस्तों अगर इतनी बड़ी बात है तो इसका प्रभाव MMRCA में पड़ना ही पड़ना है कि अगर खुद उनका देश ही जो बनाने वाला देश ही या उनकी वायुसेना ही इसको लेकर के संतुष्ट नहीं है तो अगला देश कहाँ से होगा। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।